दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग अपने टाइम स्पीड और डिस्टेंस की सीरीज़ के चौथे लेक्चर पे चलेंगे। और कल हम लोगों ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसको मैं एक बार रिवाइज करा दूं आप लोगों के लिए। एक तो ये 3 फार्मूले हम लोगों ने ड्राइव करे थे उसके लिए कि जब मिलने की बाद की स्थिति पूछी जाए, अर्थात जैसे कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी से एक दूसरे की तरफ जाना प्रारंभ करते हैं। मिलने के बाद ए यहाँ से बी के घर और मिलने के बाद बी यहाँ से ए के घर जाता है, तो कौन सी स्थितियाँ बन रही थी। तो 3 फॉर्मूले ड्राइव करे थे हम लोग में कि अगर मीटिंग टाइम पूछा जाएगा तो हम लगाएंगे टी बराबर रूट T1 इंटू T2, जहाँ पे T1 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, और T2 यहाँ पे होता है। और अगर चाल और समय में संबंध पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, S1/S2 बराबर अंडर रूट T2/T1। यदि टोटल डिस्टेंस हमसे पूछी जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग, S1 T1 प्लस S2 T2। लेकिन उस चीज़ को आप समझ के रखिएगा कि सारी कैसी चीज़ें ड्राइव होती हैं ताकि आपसे कोई टेक्निकल गलती ना हो रही हो। इसके बाद 2 फार्मूले और हम लोगों ने ड्राइव करे थे, उनको हम लोगों ने ऐसे देखा था, अगर किसी व्यक्ति की एक्चुअल चाल S थी तो उसको समय लग रहा था T। जब मैंने उसकी चाल S से S1 बढ़ा दी तो उसको T1 समय कम लगता है। सीधी सी बात है, अगर जितनी चाल उसकी पहले थी अगर उससे कुछ चाल हम बढ़ा देते हैं तो कुछ समय कम लगेगा। तो इसको अगर हम ड्राइव करते तो फिर फार्मूला हमारा क्या निकलता कि एक्चुअल टाइम T बराबर होता है S प्लस S1/S1 इंटू T1। और इसी केस को अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कोई व्यक्ति अपनी चाल को S2 से कम कर देता है तो उसको T2 समय ज़्यादा लगता है। फिर वही बात है कि अगर वो अपनी चाल थोड़ी सी कम करेगा तो समय उसको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस थी तो इसको कवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। और यहाँ मैं अगर एक्चुअल टाइम की बात करता हूँ तो T बराबर क्या हो जाएगा, S-S2/S2 इंटू T2। इस पर तो हम लोगों ने कई सवाल लगाए थे, इस पर हम लोग एक सवाल लगाते हैं, फिर हम लोग रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे जिसको मैंने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसमें हम लोग चलेंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है और कैसे हम लोग रिलेटिव स्पीड को सवालों में लागू कर रहे होंगे। उसके बाद केवल प्रैक्टिस वाला काम रह जाएगा, तो आप लोग कर लीजिए। और वो PDF जो व्हाट्सएप पे डाली है उसी के सीक्वेंस से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अब इसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिस ही करनी है पूरी। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँ तो आप उस PDF को उठा के देखें ताकि क्वेश्चन मुझे बार बार ना बोलना पड़े। तो हम लोग आज करेंगे अपने PDF का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। सब लोग अपने अपने PDF में देखिएगा उसको ध्यान से, कि वह कह रहा है कि एक कार P से Q तक नियत चाल से चलती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम लगता है। कह रहा है अगर 10 चाल बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा उसको क्या है, कम लगता है। आगे कह रहा है यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देगा मतलब कितनी बढ़ा दे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। 10 तो ऑलरेडी बढ़ा रहा था, वो कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो पहले से 45 मिनट कम लगता है। तो पहले से 45 मिनट कम लगता है, मतलब पहले कितना लग रहा था, 1 घंटे अर्थात 60 मिनट कम लग रहा था। अब पहले से 45 और कम लग रहा है तो 60 मिनट तो पहले ही कम लग रहा था, 45 मिनट और कम लगा तो 105 मिनट कम लगेगा। तो 105 मिनट कम लगेगा। इस थ्योरी को जैसे आप कर लेते हो फिर बड़े आराम से आप सवाल लगा पाओगे। हमने कहा था आपसे एक केस पे भी सवाल पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है कि एक केस में बढ़ा दे, एक केस में घटा दे। इस तरीके से पूछ सकता है कि दोनों केस में बढ़ा दे, जैसे कि क्या है यहाँ पे दोनों केस में चाल बढ़ाई हुई है। ऐसे भी आ सकता है कि दोनों केसेस में चालों को क्या कर दे, कम कर दे। तो इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे एप्लीकेट कर रहे होंगे सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। पहले कि क्या लगाएंगे हम लोग, कि अगर मैं दोनों जगह एक्चुअल टाइम तो मेरा T ही रहेगा, चाहे मैं पहले केस की बात करूं चाहे मैं दूसरे केस की बात करूं। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अगर मैं एक नियत चाल से जा रहा हूं, नियत चाल से जा रहा हूं तो नियत ही समय लगेगा, नियत चाल से जा रहा हूं तो नियत ही समय लगेगा। तो अगर एक्चुअल टाइम बराबर है तो पहले केस की बात करूं तो क्या होगा, S प्लस S1/S1 इंटू T1 बराबर S प्लस S2/S2 इंटू T2। सब लोग देखिए ध्यान से, मैंने दोनों जगह प्लस क्यों कर रखा है कि दोनों ही केसेस में चाल बढ़ गई थी। अगर दोनों ही केसेस में चाल बढ़ी थी, सब लोग देखेंगे पहले एक्चुअल स्पीड को मैंने S लिखा, कितना बढ़ा था, मैं पहले केस में 10 बढ़ा रहा था, 10 यहाँ लिखा, कितना घंटा कम लग रहा था, 1 घंटा। देखेंगे सब लोग। फिर दूसरे केस में मैंने कितनी चाल बढ़ाई, 20 बढ़ाई, 20 यहाँ लिखा, 20 यहाँ लिखा, और कितना लगा था 105 मिनट। अगर 105 मिनट को मैं घंटे में तब्दील करूंगा तो कितना हो जाएगा, 105 घंटे 60 हो रहा होगा। इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 15 7 105 और 15 चौके 60। इस चीज को सब लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम लोग उस सवाल को लगाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उन चीजों को करोगे चीजें आपके लिए आसान बन रही होंगी। अब इसका अगर हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर ले, पहले 10 से इसको कैंसिल कर दूं तो 2 आ जाएगा, 4 दूना 8 को गुणा कर दूं 8S प्लस 80 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 7S
प्लस 140 हो जाएगा। इस तरीके से 8s माइनस की 7s बराबर 60 हो जाएगा। s बराबर कितना आ रहा होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा 80 साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना आ रहा होगा s बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या आ जाएगी आपकी चाल आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी आपकी चाल आ जाएगी। तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे हम लोग कि कैसे हम इस सवालों को लगा रहे होते हैं। अब उसने पूछा है कि उसकी दूरी क्या होगी, इसमें आपसे उसने पूछ रखा है कि उसकी दूरी क्या होगी। तो दूरी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से दूरी निकाली जा सकती है। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। चाल हमको पता चल गया, समय हम निकाल देंगे। समय चाहे तो हम इस वाले केस से निकाल लें एक्चुअल टाइम, और चाहे हम इस वाले केस से निकाल लें। तो देखें सब लोग कि किसी भी एक केस में वैल्यू रख के हम लोग टाइम निकाल ले रहे हैं। जैसे मान लिया कि मैं इस वाले केस में रख दूं, तो क्या है एक्चुअल टाइम t बराबर s प्लस s1 अपॉन s1 इंटू t1। सब लोग यहाँ से एक चीज समझ पाओगे कि एक्चुअल टाइम भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है सवाल में। अगर सोचो आपसे इतना सारा गणित ना कराता वो, और आपको डायरेक्ट दे देता कि वास्तविक चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वास्तविक समय कितना है, तो आप सीधे इस वाली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते थे, ऐसा पुट करके आंसर निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि हम लोगों को वास्तविक चाल पता नहीं थी, इसलिए पहले हम लोगों ने वास्तविक चाल निकाल दी। आप देखें ध्यान से, वास्तविक चाल कितनी है 60 आई, और इस पहले वाले केस में कितना बढ़ रहा था 10 बढ़ रहा था, और 10 और कितना लग रहा था 1 घंटा कम लग रहा था, तो 1 रख दिया अपन ने। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 10 70 हो जाएगा। 10 से अगर मैं भाग दूं तो कितना लगा 7 घंटे समय लगा। कितना लगा 7 घंटे समय लगा। चाल कितनी आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा 7 घंटे। दूरी कितनी आ जाएगी 420 किलोमीटर आ जाएगी। दूरी कितनी आ जाएगी 420 किलोमीटर आ जाएगी। बहुत शानदार सवाल था। सब लोग फिर से एक बात समझ लीजिए कि क्या कहा था उसने, कि उसने पहले ही कहा था कि आप जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखाते हो तो 1 घंटा कम लगता है। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाते हो 1 घंटा कम समय लगता है। लेकिन जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देते हो, अर्थात कितनी बढ़ा देते हो 20 बढ़ा देते हो, तो पहले से 45 मिनट कम लगता है। पहले 60 मिनट कम लग रहा था, 45 मिनट और कम लगा, तो मैं कह सकता हूँ एडिशन के बाद कि 105 मिनट कम लगा। 60 मिनट पहले तो मैं पहले ही पहुंच रहा था, उसने कह दिया 45 मिनट और पहले पहुंच जाओगे, तो कितना हो गया 105 मिनट हो गया। इसको घंटे में तब्दील कर लिया। इसको जैसे मैंने कैलकुलेट करा तो मेरी चाल कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी बराबर तो चाल गुणा समय होता है। अब मुझे एक्चुअल स्पीड तो पता चल गई, लेकिन एक्चुअल टाइम तो पता नहीं चला ना। तो अब एक्चुअल स्पीड जब पता चल गई तो चाहे मैं यहाँ रख दूँ चाहे मैं यहाँ रख दूँ, तो मेरा एक्चुअल टाइम निकल पा रहा होगा। चलो जैसे कि मैंने इस वाले में पुट कर दिया, तो एक्चुअल स्पीड मेरी 60 आ गई। अब क्या था पहले वाले केस में 10 बढ़ा रहा था, तो 10 बढ़ा दिया यहाँ 10, तो यहाँ नीचे रख दूंगा, और 1 घंटा कम लग रहा था, यहाँ वैल्यू मैंने 1 घंटा रख दी और सॉल्व कर दिया, तो मेरा कितना आ गया 7 घंटे आ गए। तो जब 7 घंटे आ गए, अब मेरे पास चाल भी पता है, मुझको समय भी पता है, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 420 किलोमीटर मेरी दूरी आ रही होगी। अगर आप इस 60 को यहाँ पुट करते इस वाले केस में तो भी सीधी वैल्यू यही आती। इसी वाले केस में आप रख के देख लेना, इसमें आप रखोगे तो भी वैल्यू वही आएगी, 7 घंटे ही आएंगे। तो जब चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय आपका 7 घंटे है, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 420 किलोमीटर आपकी दूरी बन पा रही होगी। तो इस तरीके से सवाल को लगाया जाता है। मुझे लगा कि एक सवाल और करा देना चाहिए इस पर, तो इसलिए मैंने आज एक सवाल और आप लोगों को करा दिया। हाँ, सब लोग देखेंगे, हम लोग कुछ रिलेटिव स्पीड के सवाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड के सवाल बहुत आसान होते हैं। पहले हम समझें कि रिलेटिव स्पीड लगता कब है। सारे केसेस हम समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड हमारा लगता कब है, उसके बाद हम लोग कुछ सवालों को भी देखेंगे, क्योंकि उसके बाद शायद सवाल इतना आसान होता है रिलेटिव स्पीड का कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। जैसे कि मान लिया कुछ केसेस में लिखूंगा आप लोगों के लिए, ये ट्रेन पे भी आ सकता है, कार पे भी आ सकता है। वैसे ट्रेन पे सवाल ज़्यादा आता है, तो इसको ट्रेन को मैं आधार मान के सवाल आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप मान लिया कोई डिस्टेंस है, बड़े ध्यान से देखेंगे। मान लिया कोई डिस्टेंस है जहाँ पे 2 व्यक्ति हैं ए और बी, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ए यहाँ से जा रहा है, बी यहाँ से जा रहा है। मान लिया कि इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से, यहाँ से आए तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा 60 किलोमीटर चलेगा। तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा 1 घंटे में 60 किलोमीटर कर लेगा, और 1 घंटे में कितनी कर लेगा 40 किलोमीटर कर लेगा। चाल की डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में इसने चला, और चूंकि एक ही समय चले थे तो उसी 1 घंटे में इसने कितना चल लिया 40 चल लिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों ने 100 किलोमीटर चल लिया उस 1 घंटे में। उस 1 घंटे में दोनों ने मिला के कितने किलोमीटर चल लिया 100 किलोमीटर चल लिया।
अज्यूम कर लिए थे दोनों 7-7 बजे चले थे, एक दूसरे से विपरीत तरफ चले थे। ओके, अब एक दूसरे विपरीत तरफ चले थे, एक ही चाल कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर। तो इसने एक घंटे में उसी पर्टिकुलर घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली। इसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसने उसी पर्टिकुलर घंटे में कितनी कर ली 40 कर ली। तो आपने देखिएगा 100 किलोमीटर की चाल 100 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय हो गई। तो क्या मैं दोनों की चाल को फिर कह सकता था 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे थे। इस एग्जाम्पल से आप क्या समझ सकते हैं कि अगर दो लोग या कोई भी दो साधन एक दूसरे के विपरीत जा रहे होंगे तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन था कि वो चालें कैसे जुड़ती हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हो। अगर आपको याद रखना है कि आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा कि दो ट्रेनें जब एक साथ निकलती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से तो स्पीड कितनी ज़्यादा लगती है दोनों ट्रेनों की, क्योंकि वो दोनों ही चालें उस समय क्या है, जुड़ गई होती हैं। इसी प्रकार अगर मैं ए और बी को पर्टिकुलर यहीं पे देख लूं तो देखो ध्यान से क्या होगा। अब एक ही चाल कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितनी चाल तय करेगा घंटे में 60 किलोमीटर। बी की चाल कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो एक घंटे में कितनी तय करेगा 40 करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच रहा होगा 20 बच रहा होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच रहा होगा 20। इसने 60 करी थी तय, दोनों एक तरफ जा रहे थे। इसने कितनी करी थी 40 तय करी थी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बन रहा था 20 किलोमीटर। कितने घंटे में, एक घंटे में। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई चाल। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आई, क्या घटा के आया है, देखो ध्यान से समझो। तो क्या 20 ही पा रहे हो आप लोग, बिल्कुल 20 ही पा रहे हो। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जब दो साधन एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे पर्टिकुलर किसी भी सरफेस पे, तो हम क्या करेंगे, हम उनको ऐड कर देंगे अगर वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो अगर वो एक दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन था और कुछ नहीं था। अब 6 केस में लिखूंगा आप लोगों के लिए कि अलग अलग केस क्या बनते हैं, उन केसों के थ्रू हम लोग एक एक सवाल भी लगाएंगे फिर। हाँ, सब लोग देखिएगा। पहला केस में लेता हूँ कि एक ट्रेन है जो किसी खंबे को पार करती है। कोई ट्रेन है जो किसी खंबे को पार करती है। मान लिया ट्रेन की चाल x है, इसकी लंबाई l है। ट्रेन की लंबाई क्या आपकी l है, और इसको तय करने में t समय लगता है। इसको उस खंबे को पार करने में t समय लगता है। तो आप लोग जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा l/t। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ही साधन ऐसा था जिसकी चाल है। ट्रेन की ही चाल होगी, खंबे की तो चाल होगी नहीं, खंबा तो स्थायी होगा। और रही बात दूरी की, तो ट्रेन की तो दूरी होगी, ट्रेन की तो लंबाई होगी, लेकिन खंबे की कितनी लंबाई होगी, ज़्यादा ज़्यादा 1 मीटर का खंबा होगा, बहुत बड़ा भी होगा तो। लेकिन 1 मीटर भी ट्रेन के सापेक्ष क्या है, नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो उसके डिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो एक्स बराबर कितना हो गया हमारा l/t। दूसरा केस लेते हैं। मान लिया कि ट्रेन है और इस बार वो किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार कर रही है। सब लोग ध्यान से, एक ट्रेन है जो किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार कर रही है। ट्रेन की चाल वही x किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई होगी ट्रेन की l1 और समय लगता है इसको t। अब मैंने l1 क्यों लिखा है, क्योंकि सुरंग की भी लंबाई होगी जिसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ l2 से। इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ किससे, l2 से, क्योंकि सुरंग की चाल जरूर नहीं होगी, लेकिन सुरंग कुछ ना कुछ लंबी तो होगी। प्लेटफॉर्म होगा तो कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी प्लेटफॉर्म की। अब अगर इसको मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर l1 प्लस l2/t। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरियों को मैंने ऐड कर दिया, समय तो मेरा t ही लग रहा था पार करने में। तो x बराबर कितना हो गया l1 प्लस l2/t। तीसरा केस देखें सब लोग। यदि कोई ट्रेन है और यहाँ पे मान लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, चलो मान लिया कि कोई कार है, बड़े ध्यान से, ट्रेन है और कोई कार है। तो अब इतना तो आप लोग समझ ही रहे हो कि ट्रेन की भी चाल होगी और कार की भी चाल होगी। दोनों गतिमान वस्तुएं हैं, ट्रेन भी गतिमान होती है और कार भी क्या होती है, गतिमान होती है। मान लिया कि ट्रेन की चाल x है, कार की चाल आपकी y है। ट्रेन की लंबाई l है और पार करने में t समय लगता है। पार करने में t समय लगता है, लेकिन कार की अगेन लंबाई नहीं होगी। कार कितनी होगी, ज़्यादा तो 2 मीटर की कार होगी। और आप खुद सोचिएगा कि अगर मैं ट्रेन से कंपेयर करूंगा तो कार की भी नेग्लिजिबल होगी जो लंबाई होगी। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो एक दिशा में जा रहे होंगे, अगर वो एक दिशा में जा रहे होंगे तो मैं घटा दूंगा चालें। हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। अगर वो एक दिशा में जा रहे होंगे तो चालें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो x माइनस वाई बराबर होगा l/t। तो अगर वो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे होंगे, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर l/t। ये दो केस बनेंगे।
एक चौथा केस बड़े ध्यान से देखिएगा, दोनों ट्रेन हैं, एक ट्रेन यहाँ है, एक ट्रेन वहाँ है। अब दोनों की कुछ ना कुछ चाल होगी, मान ली चाल एक्स और वाई ले ली, दोनों की लंबाइयाँ भी होंगी पर्टिकुलर। तो पहले ट्रेन की लंबाई L1 ले ली, दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 ले ली, और मान लिया कि t समय लगता है पार करने में। कितना समय लगता है? t समय लगता है पार करने में। तो अगेन क्या होगा, अगर दोनों एक दिशा में जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर L1 प्लस L2 अपॉन टी। अब फिर डिस्टेंस को मैंने ऐड कर दिया, क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर L1 प्लस L2 अपॉन टी। तो अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रही होंगी तो क्या बोलूँगा, x प्लस वाई बराबर, सॉरी हाँ दोनों विपरीत दिशा में जा रही तो नहीं, x प्लस वाई बराबर L1 प्लस L2 अपॉन टी। क्योंकि जब एक दिशा में जाएंगी तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, और जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो चालें जुड़ जाएंगी। ये सारे फिनोमेना आप लोगों को समझ में आएंगे। तो इस तरीके का सवाल आप लोग बड़े आराम से लगा पा रहे होंगे, कोई दम नहीं होता इस तरीके के सवाल में। एक आध सवाल में लिए ले रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्यूशन से देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये सारे केसेस आप लोग बड़े ध्यान से समझें। हाँ, तो अब देखिएगा, इस पे एक सवाल ले रहे हैं जिससे चीजें आसान हो पाए आपके लिए। एक बहुत सिंपल सा एक सवाल ले रहे हैं जिससे चीजें बहुत आसान से समझ में आएंगी। कह रहा है कि 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल दी गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी चाल दी गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये भी देखना सब लोग ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो क्वेश्चन को देखने में। 38 क्वेश्चन है 38। 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक विपरीत दिशा में एक ट्रेन और आ रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ आ रही है। विपरीत दिशा में आ रही ट्रेन जिसकी लंबाई दी गई 120 मीटर, 120 मीटर, वो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। तो पूछा है इसकी चाल क्या होगी, मतलब वाई इनको ज्ञात करना है, वाई इनको क्या करना है, ज्ञात करना। इस तरीके के केस हम लोगों ने अभी पढ़ा था। अब बड़े ध्यान से देखें इस चीज को। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी पड़ेगी, आपकी दूरियां काय में दी, मीटर में, समय काय में दी है, सेकंड में, और चाल काय में दी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल को बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड। आपको एक यूनिट में ही सवाल लगाना पड़ेगा। अब देखें, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड बनाऊं तो कितने गुना करूंगा, 5/18 करूंगा, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। देख पा रहे सब लोग। अब मैं सवाल लगाता हूँ, दोनों चूंकि विपरीत दिशा में जा रही है तो मैं चालें जोड़ दूंगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या लगेगा, L1 प्लस L2 अपॉन टी। क्या लगेगा, x प्लस वाई बराबर L1 प्लस L2 अपॉन टी। अब देखें इसकी चाल कितनी है, 15, इसकी तो मुझको ज्ञात करनी है। इसकी दी गई 180, इसकी दी गई लंबाई 120, और कितने सेकंड में पार करता है, 12 सेकंड में पार करता है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा सब लोग, 15 प्लस वाई बराबर 180 में बीच में कितना आएगा, 300 आएगा, बटी 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको 12 से क्या कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ तो कितने बार कट रहा होगा, 12 दूनी 24 और 12 पंची 60। तो y बराबर कितना आ रहा होगा, 25 माइनस की 15, 10 मीटर प्रति सेकंड। y बराबर आंसर कितना आ रहा होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। इस तरफ प्लस में, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा होगा, y बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से अगर आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप सवालों को आराम से लगा पा रहे होंगे। और इन्हीं 6 केसेस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से लगाएंगे। एक और सवाल लेता हूँ रिलेटिव स्पीड का, जिससे चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। रिलेटिव स्पीड का एक और सवाल हम लोग लेते हैं। एक सवाल रिलेटिव स्पीड का मैं ले रहा हूँ कि वो कह रहा है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने मिनट करती है, 20 सेकंड। यहाँ ट्रेन है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, 20 सेकंड में पार करती है। आगे वो इसी में कह रहा है कि अभी खंबे को पार कर रही थी, अब करेगी प्लेटफॉर्म को पार। बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले केस में क्या था, क्वेश्चन नंबर ही बता दो, क्वेश्चन नंबर ये 40 है, क्वेश्चन नंबर 40। आगे क्या कह रहा है कि एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। वही पर्टिकुलर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने सेकंड का समय लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है। और आपको बता दिया है कि प्लेटफॉर्म है 300 मीटर लंबा। प्लेटफॉर्म क्या है आपका, 300 मीटर लंबा है। आपसे पूछा है ट्रेन की चाल क्या होगी, आपसे उसने पूछा है कि ट्रेन की चाल
क्या होगी। तो सब लोग समझे सवाल को। पहले तो सुनना है, जैसे ट्रेन जब खंभे को पार कर रही थी तो 20 सेकंड में कर रही थी, और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो कितने सेकंड में कर रही थी, 30 सेकंड में कर रही थी। बड़े ध्यान से देखिए कि हम क्या लगा सकते हैं इसमें, कि आप देखो ट्रेन ही पार कर रही थी ना दोनों जगह, तो ट्रेन की चाल तो नियत होगी दोनों स्थितियों में। ट्रेन ही अगर पार कर रही थी तो ट्रेन की चाल क्या होगी दोनों स्थितियों में, नियत होगी। क्योंकि इसने तो कहा नहीं कि खंभे को पार करते समय चाल अलग होती है या प्लेटफॉर्म को पार करते समय चाल अलग होती है। तो इसको लगाएंगे अपन लोग, तो क्या होगा पहले कि इसमें x बराबर एल अपॉन टी, एल अपॉन टी खंभे की तो कोई होगी नहीं, इसी की भर होगी। चलो इसको L1 मान लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं L2 मान लूंगा, तो कितना आएगा L1 अपॉन टी आ जाएगा। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, x बराबर L1 प्लस 300/30, और यहाँ क्या हो जाएगा L1/20। बड़े ध्यान से देखिए सब लोग कि पहले केस में क्या हुआ, x बराबर L1 अपॉन टी। अब खंभे की कोई लंबाई होती नहीं है, पर्टिकुलर लंबाई किसकी होगी, ट्रेन की होगी, तो L1 लिख दिया। और कितने सेकंड में पार कर रही थी, 20 सेकंड में। दूसरी स्थिति में देखें, ट्रेन किसको पार कर रही थी, प्लेटफॉर्म को। अब ट्रेन की भी लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी, तो दोनों पर्टिकुलर लंबाइयों को क्या कर दिया, एडिशन कर दिया दोनों का। तो अब x बराबर क्या हो गया, L1 प्लस 300 अपॉन 30 सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, क्या दोनों वैल्यूज x की हैं, क्या दोनों वैल्यूज x की हैं, और दोनों वैल्यूज x की हैं तो दोनों को बराबर कर सकता हूँ। दोनों वैल्यूज अगर x की हैं तो दोनों को क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30L1 20L1 प्लस 6000। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 10L1 और L1 बराबर आ गया होगा 600 मीटर। L1 बराबर कितना आ रहा होगा, 600 मीटर आ रहा होगा। ये इस तरफ ले आऊंगा तो 10L1 हो जाएगा, क्रॉस कर दूंगा तो कितना होगा L1 बराबर 600 मीटर आ रहा होगा। अब इसके बाद देख सब लोग, लेकिन उसने L1 तो पूछा ही नहीं, उसने तो पूछी है चाल। तो अब चाहे आप इस स्थिति में रख दीजिए, चाहे आप इस स्थिति में रख दीजिए, आपकी चाल आ जाएगी। चलो मैं पहले वाले में रख दूं, L1 कितना आ गया हमारा 600 ना, और कितने सेकंड में पार कर रहा था, 20 में, कितनी आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इससे सेटिस्फाइड ना हो आप इसमें भी रख सकते थे। L1 कितना 600, 600 300 कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 600 300 कितना हो जाएगा 900, और 30 से भाग देंगे तो भी कितना आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। एक अच्छा सवाल था, इसमें केसेस यूज होते हैं। कैसे लगाया हमने सवाल को, बड़े ध्यान से देखेंगे। ट्रेन जब खंभे को पार कर रही थी तो 20 सेकंड में पार कर रही थी। अब खंभे की कोई लंबाई होती नहीं ना, तो क्या है x बराबर लगाया तो L1 अपॉन टी, और ट्रेन की लंबाई नहीं बताई ना, तो L1 अपॉन 20। दूसरे केस में देखें x बराबर, अब दोनों की पर्टिकुलर लंबाइयां तो ऐड हो गई, L1 प्लस 300 अपॉन 30। अब दोनों वैल्यूज किसकी हैं, x की है ना, और अगर दोनों वैल्यूज x की हैं तो x तो बराबर ही है। अब देखिए दोनों को हमने क्या कर दिया, एक्सल कर दिया, इससे हमारा L1 कितना निकला है 600। अब चाहे आप इस केस में रख के x निकाल लो, चाहे इस केस में x रख के निकाल लो। मैंने दोनों ही केसेस में आपको रख के बता दिया कि चाल हमारी कितनी आ रही है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो आप लोग इस चीज को बड़े आराम से देख लें और सारे सवाल लगाने की कोशिश करें, क्योंकि अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। इसके बाद हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे वो सारी चीजें इन चीजों की एप्लीकेशंस होंगी, कि किस चीज में क्या क्या है और कैसे कैसे हम उन सवालों को लगाएंगे। तो उन सारी चीजों को हम लोग अब एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे होंगे। एक सवाल मैं और लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ कि जो चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं वो कितनी कारगर चीजें हैं और कैसे हम उस चीज को बड़े आराम से लगा पाते हैं अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं अपना। तो जिसमें आप सब लोग देखिएगा, हाँ, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। एक सवाल है, उसमें कह रहा है कि आपसे कि क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको देखें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कह रहा है कि यदि एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको जितना समय लगता है, अब यदि किसी व्यक्ति को कुछ रुक रुक के वो जाता है तो उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, प्रति घंटे वह कितना रुकता है, प्रति घंटे वह कितना रुकता है। सब लोग देखें चीज को ध्यान से, सवाल फिर से सुनिए एक बार। कि वह कह रहा है कि यदि एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी दूरी को तय करने में यदि वह रुक रुक कर जाता है तो उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, तो प्रति घंटे वह कितना रुकती है। अब देखें, जब उसने कह दिया इसी डिस्टेंस को कवर करना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि डी सेम है। पहले केस में भी इसी डिस्टेंस को कवर करना है, दूसरे केस में भी क्या है, इसी डिस्टेंस को कवर करना है। अब देखें 45 चाल और 30 चाल हमने क्या पढ़ा था, अगर डी सेम हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ 30 45 लिख दूंगा। अगर पहले मेरा 45 और 30 था तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको 30 और 45 लिख दूंगा। ये आपको याद होना चाहिए कि डी सेम में क्या होता है, S1/S2 बराबर T2/T1। अगर डिस्टेंस सेम है तो उसका रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। पहले चाल 45 थी, बाद में चाल कितनी हुई 30, तो समय कितना हो जाएगा 30 और 45। अगर इसको मैं कैंसिल करूँ, 15 दूनी 30, 15 तिया
45। अब देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है कि कितने मिनट रुकती है। तो देखो ध्यान से, अगर वो 45 की चाल से जा रहा था उस पर्टिकुलर दूरी को कितने समय में तय कर रहा था, 2 घंटे में। अगर वो 30 की चाल से जा रहा था उस पर्टिकुलर दूरी कितने में तय कर रहा था, 3 घंटे में। यानी अगर ये रुक रुक के ना जाता तो इसको 2 घंटे लगते, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा लगा, 1 घंटा। वो 1 घंटा क्यों एक्स्ट्रा लगा, रुकने की वजह से लगा। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है कितने घंटों में, 3 घंटे में। 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है कितने घंटों में, 3 घंटे में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1/3 घंटे। अगर इसी बार हम लोग मिनट में बनाए तो 1/3 में हम लोग क्या करेंगे, 60 को गुणा करेंगे 3 से। अगर इसको कैंसिल कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा होगा, 20 मिनट हमारा आंसर आ रहा होगा। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि वो प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, 20 मिनट वह प्रति घंटे रुकती है। ओके, एक सवाल और लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है आपके इसी तरीके का एक सवाल लेते हैं। इसमें अब सवाल क्या है, सवाल नंबर 42 है, इसी के ऊपर वाला सवाल नंबर है, सवाल नंबर 42। अब क्या कह रहा है, एक ट्रेन और एक कार 75 किलोमीटर की नियत दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की, 75 किलोमीटर की। सब लोग ध्यान समझना, बहुत अच्छा सवाल है। 75 किलोमीटर की नियत दूरी तय करते हैं। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वह कार से 20% अधिक है। जो ट्रेन की स्पीड है वह कार से 20% अधिक है। अब आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे तो थोड़ा इतना तो आराम से समझ रहे होंगे कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर सुनना सब लोग, उसने कहा है ट्रेन की चाल कार से, ट्रेन की चाल कार से। तो हम कंपेयर किससे करेंगे, कार से। इसलिए कार की मैंने कितनी मिनट मान ली, 5 मिनट मान ली। और चूंकि ट्रेन की अधिक है, 5 में अगर मैं एक जोड़ देता हूं तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी, 6 मिनट हो जाएगी। अब देखें सब लोग ध्यान से, चूंकि डिस्टेंस तो मेरी सेम है, डिस्टेंस मेरी सेम है, तो अभी मैं लगा सकता हूँ S1/S2 बराबर T2/T1 लगा सकते हैं। S1/S2 बराबर T2/T1। अब देखें, अगर कार की चाल 5 है और बस वो सॉरी ट्रेन की चाल 6 है, तो इनको समय उल्टा लगेगा। समय क्या लगेगा, उल्टा लगेगा। वो सीधी सी बात है, जिसकी चाल कम है उसको ज्यादा समय लगेगा उस दूरी को तय करने में, और जिसकी चाल ज्यादा है उसको उस दूरी को कम करने में क्या लगेगा, कम समय लगेगा। अब सवाल को ध्यान से पढ़ें, ये तो बड़ा नॉर्मल सा फिनोमेना था जो आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतनी सारी चीजें तो आपको बड़े आराम से समझ में आनी चाहिए कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। यहाँ पे फिर समझ लें, जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम बेस मानते हैं, नीचे मूल मान होता है। इसलिए कार की मैंने कितनी मानी, 5 मिनट, और ट्रेन की कितनी मिनट मानी, 6 मिनट। कार को 5 मिनट लग रहा था, ट्रेन को 6 मिनट लग रहा था स्पीड, तो टाइम कितना हो गया, 6 और 5 हो गया। अब थ्योरी को पढ़े ध्यान से, कह रहे एक ट्रेन एवं एक कार 75 किलोमीटर की दूरी एक नियत समय में तय करती है। नियत समय में तय करती है मतलब जितना समय कार को लगता है 75 तय करने में, उतना ही ट्रेन को लगता है। लेकिन अब सोचने में समझ में नहीं आता कि अगर दोनों की चाल अलग अलग है तो कैसे एक जैसा समय लग सकता है। वो ऐसे लगता है क्योंकि वो कह रहा है कि ट्रेन जो है ना वो 12.5 मिनट का हॉल्ट ले लेती है, 12.5 मिनट रुक जाती है किसी जगह पे। अब देखें सब लोग ध्यान से, कितने मिनट का अंतर है, 1 मिनट का अंतर है ना। तो चलो समय समान बनाते, 5 में 1 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दो, क्योंकि उसने कहा है ना कि नियत समय पे पूरा करती है। तो अब इस 1 मिनट बराबर कितना दिया गया, 12.5 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना दिया गया, 12.5 मिनट। अब किससे कंपेयर किया था, कार से कंपेयर किया था। कार से सवाल लगाते हैं, ट्रेन से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेन से नहीं लगा सकते। अभी पहले कार से लगा ले रहे हैं, अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन से भी लग जाएगा। 1 मिनट बराबर कितना आ गया, 12.5 मिनट है। तो 6 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 75 मिनट आ जाएगा। 6 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 75 मिनट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 75 मिनट, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ सब लोग समझ पाए ना, बड़े ध्यान से देखें सब लोग। उसने कहा नियत समय में तय कर दिया, अर्थात जितना समय इसको लगता है जितना समय इसको लगता है। अब लेकिन इसको तो 5 मिनट लग रहा था, तो ये कितना रुक रहा था, मान लिया कि 1 मिनट ये रुक रहा था। उसी 1 मिनट की वैल्यू कितने के बराबर दी गई, 12.5 मिनट के बराबर। अब 1 मिनट की वैल्यू 12.5 मिनट के बराबर है, तो 6 मिनट कितने के बराबर हो गया, 75 मिनट के बराबर। अब कार 75 मिनट में 75 किलोमीटर चलती है, बड़े ध्यान से देखें, 75 मिनट में कितने किलोमीटर चलती है, 75 किलोमीटर। तो क्या मैं कह सकता हूँ 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलेगी। 75 मिनट में 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही तो आ रहा है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर आ रहा है, तो 60 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी, 60 किलोमीटर। और 60 मिनट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं इसको लिख सकता हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 मिनट अर्थात कितना घंटा, 1 घंटा ना। 1 घंटे में कितनी जा रही है, 60 किलोमीटर, अर्थात चाल कितनी हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा, ये सारी चीजें अगर आप करना सीख गए तो आप लोग अपनी कैलकुलेशन को बड़ा आसान बना रहे होंगे। 75 मिनट में कितने किलोमीटर जा रही है, 75 किलोमीटर। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 मिनट में 1 किलोमीटर। जब मैं ये कह सकता हूँ 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो मैं कह सकता हूँ 60 मिनट में 60 किलोमीटर, और 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। और इकाई समय में चलेगी दूरी क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है।
इकाई समय में चली गई दूरी अपनी क्या कहलाती है? चाल। तो ट्रेन वो कार की चाल कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रेन की निकालनी है तो ट्रेन की कैसे निकालेंगे? अब देखें, कार की कितनी यूनिट थी? 5 यूनिट। 5 यूनिट को अगर मैं 60 के बराबर करूं तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा? 12 के बराबर आएगा। और ट्रेन की यूनिट कितनी थी? 6, तो 6 यूनिट निकालूं तो कितना हो जाएगा? 12 छन 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ रहा होगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके के सवाल बहुत शानदार सवाल होते हैं। परसेंटेज भी यूज हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, और इसके बिना पे ही आप सवाल बड़े आराम से लगा पाओगे। फिर से एक बार सुन लें, उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को उसी पर्टिकुलर समय में तय कर रहे थे, लेकिन अपन ने जब देखा कि 20% हमने यूनिट बनाई, फिर 5 और 6 समय 6 और 5 लगा, अब नियत कैसे हुआ? तो उसको मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया। एक एक्स्ट्रा काय का? क्योंकि वही बात है ना कि इसको थोड़ा सा स्पीड ज्यादा थी तो इसने एक जगह हॉल्ट ले लिया, ब्रेक लगा लिया, तो एक यूनिट कितने बराबर थी? 12.5 के बराबर। हमको कार की वास्तविक यूनिट पता ही है 6, तो 6 को मैंने कितने बराबर कर दिया? 75 मिनट हो गया। गुणा करके देखना, 12 6 72, आधे को गुणा 6 में करोगे 3 आएगा, 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75 मिनट आ जाएगा। अब 75 मिनट में कितने किलोमीटर चल रही थी कार? 75 किलोमीटर। 60 मिनट में 60 किलोमीटर, अर्थात 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो हमने चाल बोल दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की तो निकल आई। अब कार की यूनिट कितनी थी? 5, तो 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12। ट्रेन की कितनी यूनिट है? 6, कितना आ जाएगा? 12 छन 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप लोग एक बार फिर से चारों वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग अब लगातार सवालों पे चलेंगे। एक से एक बहुत जबरदस्त सवाल करेंगे। जिसने अभी तक वो पीडीएफ नोट ना करी हो तो अपनी कॉपी में उस पीडीएफ को नोट कर लें, क्योंकि अब हम सीधे सवाल बोलेंगे कि हम कौन सा नंबर का सवाल लगा रहे हैं, उसको मैं सीधे सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोगों को प्रश्न पढ़ने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।